Today we are starting with chapter number 6. This chapter may seem very complicated, but इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. आप पहले देख लो, चैप्टर में बहुत कुछ है, ठीक है. देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरी इन दिस चैप्टर, बट ओनली फ्रॉम सर्टेन टॉपिक्स क्वेश्चंस कम. जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बच जाएंगे, सारे क्वेश्चंस करने के बाद उन हम थ्योरी पोर्शन को देख लेंगे, ठीक है. चलिए, 2024 CSE का क्वेश्चन आया है. क्या पूछा गया है? रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक. अब ये वेदरिंग का क्या मतलब होता है, पहले यही पता होना चाहिए. सो वेदरिंग मीन्स, बहुत ही सिंपल कहानी है वेदरिंग. ये ऐसा एक रॉक है, ये रॉक ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन, ठीक है, इसको वेदरिंग बोलेंगे. अब ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ रॉक ये कैसे होगा? दो तरीके से हो सकता है. फिजिकली इस पर कुछ फोर्स लग जाए, दैट इज कोई रॉक इससे स्लाइड होकर घिसट जाए, या फिर कोई रॉक इसके ऊपर हो, इससे फिजिकल फोर्स लगे और नीचे वाला रॉक टूटने लग जाए, ये होगा. तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक. या फिर रॉक है, रॉक के ऊपर पानी चला गया एंड ऑल द सॉल्युबल मिनरल्स ऑफ द रॉक, जैसे लाइमस्टोन का रॉक है तो उसमें चॉक होगा, तो चॉक जो है पानी के साथ सॉल्युबल हो जाएगा एंड रॉक को तोड़ने लग जाएगा धीरे 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 धीरे. तो केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन. सो इफ वी टॉक अबाउट वेदरिंग, देयर आर टू थिंग्स. सिंपल शब्दों में वेदरिंग का मतलब पता होना चाहिए पहले. WEA वेदरिंग, ठीक है. सिंपल शब्दों में क्या मतलब हुआ वेदरिंग का? सिंपली ब्रेकिंग ऑफ रॉक, ब्रेकिंग ऑफ रॉक. Now this breaking of rock, how does this is achieved? So this is achieved through mechanical disintegration. यही वर्ड्स हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, यही वर्ड्स आते हैं. एंड देन योर केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है. ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिकम्पोजिशन क्यों ही होता है? ड्यू टू क्लाइमेट एंड वेदर. हीट चेंज होगा, वाटर चेंज होगा, इन सब चेंजेस की वजह से मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिकम्पोजिशन भी चेंज होता है. अब देखते हैं लाइन क्या लिखी हुई है. देखो जी, बहुत ही सिंपल सी लाइन लिखी हुई है. वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ रॉक थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. तो वेदर एंड क्लाइमेट की वजह से मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन होगा रॉक का, इससे वेदरिंग होगी. अब वेदरिंग में एक और क्या खास बात है कि लेट जस्ट सपोज ये एक रॉक है, ये अपने फ्रैगमेंट्स में टूट गया और इसके फ्रैगमेंट्स यहाँ इन विसिनिटी ऑफ द रॉक दे आर एक्यूमुलेटेड. नाउ इन वेदरिंग दीज फ्रैगमेंट्स मस्ट बी फाउंड इन विसिनिटी ऑफ दिस रॉक. इन सितु होना चाहिए, तभी हम वेदरिंग बोलेंगे. मगर अगर ये फ्रैगमेंट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, सो दिस इज वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज इरोजन. तो वेदरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज इरोजन. तो अगर जहाँ पे भी रॉक वेदर्ड अवे हुआ है उससे दूर उसके फ्रैगमेंट्स मिले तो इसका मतलब इरोजन हो चुका है, और जहाँ पे फ्रैगमेंट्स मिलके रुक गए हैं ये आपका डिपोजिशन है. तो अब अगर तीनों चीज़ को मैं कनेक्ट करना चाहूँ, ये रॉक है और ये रॉक के यहाँ फ्रैगमेंट्स है, दिस इज नोन एज वेदरिंग, ठीक है. इस वेदरिंग में मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दिया, सो दिस इज नोन एज इरोजन. ये इरोडेड मटेरियल जाके कहीं और एक्यूमुलेट हो गया, दिस इज नोन एज डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन बोल रहा हूँ, डिपोजिशन, डिपोजिशन. तो ये तीन ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है. इसमें एनसीईआरटी में भी आएगा तो बता दूंगा. इसमें वर्ड है कि वेदरिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज इरोजन, एंड व्हेन दिस वेदर्ड मटेरियल लूजेड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड डिपॉजिट एट अ प्लेस अवे फ्रॉम द पेरेंट रॉक, इट इज नोन एज डिपोजिशन, ठीक है. तो वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, तीनों लाइन में आपको पता होना चाहिए. वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन. प्लस हो गई काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, ऐसे देखना है, ठीक है. चलिए जी, अगेन बेसिक्स है, सिंपली रीड करके जाओगे चैप्टर, काम हो जाएगा. अब क्या है, तो ये तो जी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रेन वाटर्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन. अब जैसे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सो इट इज अनदर टाइप ऑफ वेदरिंग विच इज नोन एज केमिकल वेदरिंग. अब अगर मैं सिंपली वेदरिंग की बात करूँ, वेदरिंग ऑफ रॉक्स की, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स में तीन तरीके की वेदरिंग होती है. वेदरिंग, डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, और फिजिकल और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इन सितु ड्यू टू वेदर एंड क्लाइमेट. अब जो ये वेदरिंग है ये तीन तरीके की है. एक आपकी होती है केमिकल वेदरिंग, केमिकल एक्शन की वजह से वेदरिंग हो रही है. दूसरी होती है आपकी फिजिकल वेदरिंग, जो हमने बोला कि रॉक्स एक दूसरे से स्लाइड होंगे, दे विल स्ट्राइक ईच अदर, तब ब्रेकेज होगा, तो ये फिजिकल वेदरिंग. एंड देन बायोलॉजिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल वेदरिंग इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सब हम देखेंगे. तो इसी केमिकल वेदरिंग में
वन मोर टाइप ऑफ वेदरिंग होती है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन टाइप ऑफ वेदरिंग, उसकी बात पूछी गई है। अब इस सॉल्यूशन टाइप ऑफ वेदरिंग क्या होती है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या पूछा है जी, वाटर, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। फिर क्या है, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये बातें तो आ जाओ यहाँ पे। ये देखो जी, जैसे मैं बात कर रहा था वेदरिंग की, इसमें फिजिकल है, इसमें केमिकल है, इसमें बायोलॉजिकल है। अब केमिकल वेदरिंग पे आते हैं कि केमिकल वेदरिंग ही क्या होती है। तो देखो जी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कहानी है केमिकल वेदरिंग की। डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक, रॉक गॉट रॉटन और रॉक गॉट डिकेड। सेकेंड, डिसोल्यूशन ऑफ रॉक, all the dissolvable material of the rock got dissolved with water and rocks अब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, या फिर रॉक्स कम हो गया है बिकॉज उसके ऊपर पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, आपका नाइट्रेट होगा, सल्फर होगा, वो सब उड़ गया है किसी ना किसी वजह से, पर्टिकुलरली ड्यू टू वाटर एक्शन और वीक एसिड एक्शन। तो डिसोल्यूशन। थर्डली, फ्रैगमेंट्स में टूट जाना, दैट इज फाइन प्लास्टिक्स में रॉक का टूट जाना। ये तीन चीज़ें होंगी रॉक के साथ, मगर ये तीन चीज़ें क्यों होंगी? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ O2, because of chemical reaction of water, because of chemical reaction of acid या weak acid, ठीक है। तो these three things will happen with the rock due to O2, water and acid। और अगर इस प्रोसेस को मुझे इंक्रीज करना है, फास्ट करना है, तो मैं CO2 अगर इसमें ऐड कर दूं प्लस हीट ऐड कर दूं तो और ये फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। तो वेन एवर यू सी केमिकल वेदरिंग, ध्यान रखना केमिकल वेदरिंग में ऑक्सीजन का काम होता है, वाटर का काम होता है, एसिड का काम होता है, CO2 का काम होता है, हीट का काम होता है। ये तीनों चीज़ें अगर केमिकल रिएक्शन करती हैं तो केमिकल वेदरिंग होगी। अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आसान है बहुत। देखो केमिकल वेदरिंग, डीकम्पोजिशन, डिसोल्यूशन, रिडक्शन ऑफ रॉक टू फाइन प्लास्टिक थ्रू केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड। वाटर कहाँ से? सॉइल का भी वाटर, सरफेस का भी वाटर, बोथ टाइप ऑफ वाटर। अब देखो स्पीड अप केमिकल रिएक्शन कैसे होगा? जब वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ फ्रॉम एयर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, या डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल, जब नीचे से भी आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हीट, इसको अगर डाल देंगे हम तो स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। तो ये आपका केमिकल वेदरिंग। ध्यान से इसको पॉज करना और रीड करना क्या क्या लिखा है मैंने वेदरिंग के बारे में। ये लाइन नंबर 1, 2, 3 एंड देन केमिकल वेदरिंग के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस सवाल को। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन टाइप ऑफ वेदरिंग की बात की है, जिसमें वाटर एक्शन है, जिसमें CO2 एक्शन है, जिसमें O2 एक्शन है, जिसमें हीट एक्शन है, जिसमें एसिड एक्शन है। तो बिल्कुल सही बात है, रेन वाटर्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है बात, करेक्ट है। रेन वाटर्स कंटेन ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब देखो ये एग्जैक्ट लाइनें कहाँ से हुई हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, डिजॉल्व रिड्यूस टू देम इन प्लास्टिक डेब्रिस, ठीक है, थ्रू केमिकल रिएक्शन बाय, ठीक है, वाटर एंड एयर along with heat must be present to speed up the chemical reaction। देख पा रहे हो? तो केमिकल रिएक्शन इन सब चीज़ों से स्पीड अप हो जाएगा। तो रेन वाटर कंटेन ऑक्सीजन, करेक्ट, रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट, एंड रेन वाटर इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीधा सीधा आया है। तो इसको देखना क्या आंसर ए होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। रेन वाटर वेदरिंग करवाएगा जी। किस तरीके की रेन वाटर वेदरिंग कराएगा? वाटर वेदरिंग करवाता है। वेदरिंग होती ही क्या है? तो वेदरिंग इज केमिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिकम्पोजिशन और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। तो ये तो रेन वाटर क्या करेगा? आपका केमिकल डिकम्पोजिशन करेगा। तो वाटर एक्शन की वजह से वेदरिंग हो रहा है। किस तरीके की वेदरिंग और वाटर एक्शन की वजह से होती है? तो सॉल्यूशन वाली वेदरिंग वाटर एक्शन की वजह से हो रही है, ठीक है। सॉल्यूशन वाली वेदरिंग में हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, बिल्कुल जी मिला है। सॉल्यूशन वाली वेदरिंग में हमको ऑक्सीजन मिला है, बिल्कुल जी मिला है। तो देखो सॉल्यूशन टाइप ऑफ वेदरिंग की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, ये तीन तो काम करेंगे ही। हीट प्लस CO2 अगर एक्स्ट्रा डाल दिया तो प्रोसेस जो है स्पीड अप हो जाएगा। तो ये हो गई खत्म कहानी। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि केमिकल वेदरिंग में और क्या क्या होता है। टोटल 4 तरीके की केमिकल वेदरिंग है, ये 4। इसमें एक चीज़ बता दी, ये 3 भी बता देता हूँ, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। चलिए जी, देखते हैं केमिकल वेदरिंग। इसमें पहली टाइप की केमिकल वेदरिंग है, क्या है कि एक ऐसा रॉक है, ठीक है, इस रॉक के ऊपर एसिड, वीक एसिड प्लस वाटर चला गया, ठीक है। नाउ द डिसॉल्वेबल मिनरल्स ऑफ दिस रॉक गॉट डिसॉल्व्ड इन दिस वाटर एंड एसिड। तो अगर मैं ये बोलूँ कि वाटर एसिड एक सॉल्यूशन है, वाटर एसिड एक सॉल्वेंट है, और इसमें जो भी आपके पास मिनरल्स हैं रॉक्स के, तो ये एक सॉल्यूट की तरह काम करते हैं। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट विल मेक अ सॉल्यूशन।
तो इस तरीके की वेदरिंग को हम सॉल्यूशन टाइप ऑफ वेदरिंग बोलते हैं, जिसमें रॉक्स हैं, रॉक्स के ऊपर मिनरल्स हैं, एंड दीज मिनरल्स आर डिसॉल्वेबल मिनरल्स. दीज मिनरल्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर स्लैश एसिड and they react in a solution form, making the rock disintegrate or rock is subjected to chemical reaction. इसको बोलते हैं हम solution type of weathering. ठीक बात है. अब देखते हैं जरा solution type of weathering में क्या हो रहा है. Solution type of weathering में water plus acid plus solute, जो भी minerals होगा rock का, किस पे ज़्यादा काम करता है. देखो limestone is one of the examples जिस पे solution type of weathering काम करती है. NaCl rock is one of the examples जिसमें solution type of weathering काम करती है. And soluble rocks such as nitrate, your potassium and sulfate, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, अगर रॉक पे ये मिनरल्स रहेंगे तो सॉल्यूशन टाइप ऑफ वेदरिंग काम करेगी इस पे. अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बस ये 3 लाइनें ध्यान रखनी है. सॉल्यूशन टाइप ऑफ वेदरिंग क्या होती है जी? तो सॉल्यूशन टाइप ऑफ वेदरिंग में वाटर एसिड एक सॉल्यूट का सॉल्वेंट का काम करता है. ये मिनरल्स दैट इज सॉल्यूट से मिक्स होगा, रिएक्शन करेगा रॉक के ऊपर, एंड देन रॉक विल स्टार्ट टू डिसॉल्व. ठीक है. कौन से रॉक इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं? लाइमस्टोन एंड NaCl रॉक. कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो इससे ज़्यादा रिएक्ट होंगे? तो दोज मिनरल्स आर नाइट्रेट इफ द रॉक इज फुल विथ नाइट्रेट मिनरल्स, इफ द रॉक हैज़ पोटेशियम मिनरल्स, एंड इफ द रॉक हैज़ योर सल्फेट मिनरल्स. तो यही आपको सॉल्यूशन में ध्यान रखना है. ठीक बात है. अब हम आते हैं कार्बोनेशन पे. कार्बोनेशन में क्या होता है कि CO2 एंड वाटर रिएक्ट करेगा आपके रॉक के साथ. यूजुअली कौन से ऐसे रॉक होते हैं जिससे रिएक्ट करते हैं? तो फ्लेट्सपर एक ऐसा रॉक है जिसपे सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली आपको कार्बोनेशन के प्रोसेस आपको दिखेगी. ठीक है. इसके बाद इससे आपका केव फॉर्मेशन होगा. लाइमस्टोन रिच एरियाज में आपको जो भी केव फॉर्मेशन दिखते हैं, रॉक्स के अंदर ऐसे गड्ढे, हॉलो रॉक्स आपको दिखेंगे, तो कार्बोनेशन के एक्शन की वजह से है. ठीक है. तो कार्बोनेशन टाइप ऑफ वेदरिंग इज CO2 प्लस वाटर का एक्शन होगा, केव फॉर्मेशन होगा. कौन से रॉक्स पे होता है? ये तो आपके फ्लेक्स पर जैसे रॉक पे होता है. ठीक बात है. बहुत ही सिंपल. अब देखो हाइड्रेशन क्या होता है. सिंपल कहानी है हाइड्रेशन की भी. देखो जी, ये एक ऐसा रॉक है. इस रॉक के अंदर मैंने बोला कि सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं. ठीक है. सो वाटर इज टेकन अप बाय दिस सॉल्ट पार्टिकल्स, क्योंकि सॉल्ट इज हाइड्रोस्कोपिक, अपने आसपास वो वाटर को ऐड कर लेता है. तो जैसे सॉल्ट पार्टिकल्स, जो भी सॉल्ट मिनरल्स हैं, इट विल टेक अप वाटर, तो जो रॉक होगा एक्सपैंड करेगा. सही बात है कि ऐसे एक रॉक है, इसमें सॉल्ट है, सॉल्ट ने वाटर ले लिया, तो रॉक स्टार्ट करेगा एक्सपैंड करना. एक्सपेंशन यूजुअली नाइट में होती है, नहीं तो अगर डे होगा तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा. तो नाइट में एक्सपेंशन हो गया, तो रॉक जो है ऐसे वॉल्यूम अप हो गया रॉक का, वाटर उसने ले लिया. जैसे डे का समय आया, ये जो वाटर है ये इवेपोरेट हो गया, अब ये रॉक कॉन्ट्रैक्ट हो गया. फिर जब नाइट आया तो फिर एक्सपैंड हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ. तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक बिकॉज द सॉल्ट इज टेकिंग अप ऑफ वाटर. तो expansion during the night and contraction during the day causes disintegration or cracking of the rock, and this is what known as hydration of rocks. तो hydration is one type of such chemical weathering. बहुत सिंपल कहानी है. सॉल्ट वाटर मिक्स होगा और आपका हाइड्रेशन हो जाएगा. सॉल्ट जो है वाटर को अपटेक करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. रात के समय जब दिन आएगा तो वाटर इवेपोरेट होगा, तो सॉल्ट विल गिव अप दिस वाटर, द रॉक विल कॉन्ट्रैक्ट. ओवर टाइम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, रॉक जो है टूट जाएगा. ये होता है हाइड्रेशन. ठीक है. कहाँ पे ज़्यादा होता है हाइड्रेशन? तो कैल्शियम सल्फेट जैसे मिनरल्स या रॉक्स विच हैज़ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, उनमें ये होगा. जिप्सन इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेशन. एंड क्ले में भी ऐसी होता है. क्ले भी स्वेल अप हो जाता है वाटर लेके, एंड देन स्वेल डाउन हो जाता है जब वाटर चला जाता है. तो ये हो गया आपका हाइड्रेशन. ठीक है. अब आ जाते हैं हम इस पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन केमिकल वेदरिंग. अब देखो क्या है ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है कि इफ ऑक्सीजन इज एडेड, ये एक ऐसा रॉक है, इसमें ऑक्सीजन मैंने ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो रॉक जो है एक्सपैंड हो जाएगा. ऑक्सीजन हटा दिया तो रॉक जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन मैंने ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो एक्सपेंशन हुआ रॉक का. एक्सपेंशन हुआ तो धीरे धीरे जो है रॉक विल स्टार्ट टू ब्रेक. ये ऑक्सीजन एडिशन कहाँ पे होता है, सवाल ये है. तो एटमॉस्फेयर विच इज रिच विथ ऑक्सीजन, दे विल शो योर ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक. And water which is rich in oxygen, if it goes over the rock then oxidation will happen. ठीक है. अब रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन इज कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एक ऐसा रॉक है, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो रिडक्शन होगा. जनरली ये कहाँ पे होता है? व्हेन देयर इज अ स्टैग्नेंट वाटर, तब ऐसा होता है. जब स्टैग्नेंट वाटर होगा तो वाटर विल react with the rock, but that water will not be rich in oxygen and hence reduction will occur. ठीक है. अब इसके क्या एग्जाम्पल है? अगर आयरन, रॉक में आयरन है अगर, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रेड रॉक
will convert into brown. So this is an indicator that it is oxidation. And if there is a red rock, it turns into green, then it is an indicator that it is reduction. अभी शायद कुछ ना समझ में आए, बस आराम से सुनो. अभी जैसे क्वेश्चन रिपीट होंगे ना, मैं फिर से रिपीट करूंगा, चित्र भी होंगे इसमें, सब कुछ. मैं बस टॉपिक खत्म करना चाह रहा था. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है इस एक क्वेश्चन से. हमने सबसे पहले देखा है वेदरिंग. ठीक है, इस वेदरिंग में हमने क्या क्या देख लिया है कि वेदरिंग सिंपली ब्रेकिंग ऑफ रॉक होता है. कैसे होगा रॉक ब्रेक? केमिकल एक्शन या मैकेनिकल एक्शन. केमिकल डिकम्पोजिशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. वो ही क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. तो ये तो हमने देख लिया. फिर हमने देखा केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग क्या है जी? तो केमिकल वेदरिंग सिंपली डिकम्पोजिशन है, डिसोल्यूशन है और ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू फाइन क्लास्टिक डेब्रिस. यही क्यों हो रहा है जी? तो ये हो रहा है O2 के एक्शन की वजह से, ये हो रहा है वाटर के एक्शन की वजह से, ये हो रहा है आपके एसिड के एक्शन की वजह से. इसको स्पीड अप करना है तो क्या करना है जी? तो CO2 प्लस हमको हीट डाल देना है. अब केमिकल वेदरिंग कितने तरीके के? 4 तरीके के. सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सॉल्यूशन में क्या हो रहा है जी? जो वाटर स्लैश एसिड है प्लस सॉल्युबल मिनरल से रिएक्ट कर रहे हैं और ये होता है. ये कौन से रॉक में होता है जी? तो जी आपके लाइमस्टोन में ही होता है और आपके NaCl रॉक में होता है. कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो सॉल्यूशन टाइप ऑफ वेदरिंग को से प्रभावित होते हैं? सो दैट इज नाइट्रेट, पोटेशियम, सल्फेट. खत्म. कार्बोनेशन क्या है जी? तो CO2 प्लस वाटर मिक्स होगा, कार्बोनेशन होगा. ये जनरली केव फॉर्मेशन करने में मदद करता है या केव फॉर्मेशन होती है सॉल्यूशन टाइप ऑफ आपके वेदरिंग से. फिर कौन सा रॉक इससे ज़्यादा इफेक्ट होता है? तो जी फ्लैट्स पर होता है. अब हाइड्रेशन क्या है? वाटर प्लस सॉल्ट. इसने वाटर टेकअप किया, एक्सपेंशन, रिडक्शन, ये सब हुआ. तो कैल्शियम सल्फेट रॉक है, ये जिप्सन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड क्ले इज वन सच एग्जाम्पल. अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या है? O2 एडिशन एंड O2 माइनस या O2 नहीं है. तो अगर रॉक में O2 चला गया, ये O2 कैसे जाएगा? व्हेन रॉक इज सिचुएटेड इन अ एटमॉस्फेयर which is enriched with O2 और O2 enriched water. तो इससे आपका ऑक्सीडेशन होगा. रिडक्शन कैसे होगा जी? व्हेन रॉक इज सिचुएटेड इन स्टैग्नेंट और लॉक्ड वाटर कंडीशन, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है. तो क्या होता है जी? तो रेड कलर जो है कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन में ऑक्सीडेशन में, रेड कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा रिडक्शन. इतना ही हमने पढ़ा है. तो इस एक क्वेश्चन से इतने पीछे जाके आपको देखना होगा, तभी जाके आपकी बात बनेगी. ठीक है, चलिए, ये पहला क्वेश्चन था इससे. ठीक है, इस साल 2024 का क्वेश्चन है ये. अब 2025, 26 ये आता रहेगा टॉपिक, और गहराई में जाएंगे. यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है. दो दिस बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब जब आप रीड करोगे तब समझ में आएगा. याद रखना भाइयों, ये जो NCERT है 5 टाइम्स यू हैव टू रीड. डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं कितना भी समझा रहा हूँ यहाँ, कितने भी मैं क्वेश्चंस करवा दूँ, आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा, तब जाके NCERT होगी. चलिए, अब नाउ CDS 1 2015 का क्वेश्चन है. क्या है? Which one among the following process is not a part of chemical weathering? मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं केमिकल वेदरिंग में. वन इज सॉल्यूशन, अदर इज हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. ठीक है, तो हाइड्रेशन तो है, ऑक्सीडेशन भी है, सॉल्यूशन भी है, एक्सफोलिएशन है. एक्सफोलिएशन इज अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल वेदरिंग. जो जब हम फिजिकल वेदरिंग करेंगे तो मैं इसको समझा दूंगा. तो केमिकल वेदरिंग में वही सारी कहानी. पॉज करना, रीड करना इसको. एंड आपके इसमें भी वही कहानी लिखी हुई है. अब देखो जी, यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग में आपको एक वर्ड दिखेगा, ये अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन. तो यही एक्सफोलिएशन इसी को बोलते हैं. अभी हम देखेंगे इसको. ठीक है, तो आंसर इसका होना चाहिए बी. नेक्स्ट क्या पूछा है जी? अगेन 2015 CDS. केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, ग्लेशियल डिपॉजिट्स एंड डिपोजिशन ऑफ ग्राउंड वाटर. ठीक है जी, तो सबसे पहले केमिकल वेदरिंग देखते हैं जी. केमिकल वेदरिंग में हमको पता है कि ऑक्सीडेशन तो होगा ही. अभी हमने देखा है ऑक्सीडेशन इज पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग, तो 2 मार दे दूंगा मैं यहाँ. ठीक है जी, तो ए का तो 2 हो गया, तो ये हटा दो और मेरा ये हटा दो. नेक्स्ट क्या है जी? हाँ, मैकेनिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग प्लांट रूट्स जो है ना, यूजुअली बायोलॉजिकल वेदरिंग है. मैकेनिकल वेदरिंग जैसा नहीं देखते हैं. क्या करता है प्लांट रूट्स? पहले देखो, ये देख रहे हो आप प्लांट, ये प्लांट है, ये रॉक के ऊपर है. सो एज द रूट्स ऑफ दिस प्लांट goes in this rock, it will break this rock. ब्रेकिंग ऑफ दिस रॉक, क्योंकि फिजिकली भी दिख पा रहा है तो इसमें बोल दूंगा मैकेनिकल, बट यूजुअली ये बायोलॉजिकल वेदरिंग है. तो ब्रेकिंग ऑफ दिस रॉक एंड हेंस दिस इज नोन एज योर मैकेनिकल टाइप ऑफ वेदरिंग, बट दिस इज बायोलॉजिकल. समझाता हूँ अभी बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है. तो ये तो ठीक है जी, 3 हो जाएगा इसका तो जी. ठीक है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स. देखो जी, ये ऐसा एक ग्लेशियर है. ठीक है, यहाँ पे ग्लेशियर, तो ग्लेशियर व्हेन ग्लेशियर मूव्स ना,
इसके आसपास के सेडिमेंट्स को भी मूव करने लग जाता है, इतना वेट होता है ग्लेशियर का। और नीचे जो ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे ग्लेशियर होगा वो ग्राउंड को भी पूरा मूव करता है। तो ये तो ग्लेशियर जो है मूव करता है सेडिमेंट्स को। बट व्हेन द ग्लेशियर इज मेल्टेड अवे, दीज सेडिमेंट्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर वेयर प्रीवियसली देयर वाज ग्लेशियर। दिस स्कैटर्ड सेडिमेंट्स इज नोन एज टिल। तो ऐसा दिखता है, देख रहा हूँ, ग्लेशियर टिल। अगर मैं बोलूँ ये ग्लेशियर पहले यहाँ तक था, अब क्या है, ये ग्लेशियर पिघल के ऊपर चला गया, तो ये सारे स्कैटर्ड मटेरियल ये सब टिल है। अनसॉर्टेड मिक्सचर ऑफ बोल्डर्स, पेबल्स, सैंड, क्ले डिपॉजिटेड बाय द ग्लेशियर फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ सेडिमेंट इज नोन एज टिल। तो ऐसा होता है टिल। तो ये तो ग्लेशियर डिपॉजिट का हो गया टिल। ठीक है जी, तो ये तो 1 मार दिया मैंने। अब क्या है जी, डिपोजिशन बाय ग्राउंड वाटर। अब देखो ग्राउंड वाटर नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, क्रास्ट लैंडफॉर्म्स में स्टैलग्माइट, ये चीज़ें होती हैं। केव होता है, केव में ऊपर से अगर कोई ऐसा लैंडफॉर्म निकल रहा है बाहर तो इसको बोलते हैं स्टैलग्माइट्स, और नीचे से जा रहा है तो स्टैलग्माइट बोलते हैं। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बेहतर समझ में आएगा वहाँ पे। तब क्या होगा जी इसका आंसर, तो ये तो हो गया 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो आंसर होना चाहिए ए। ठीक है जी। इसके बाद हम अभी समझेंगे आपके बायोलॉजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो जी, बायोलॉजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग में क्या हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो देखिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अर्थवॉर्म्स, टर्मिट्स, रोडेंट्स, ये रॉक के ऊपर जाते हैं ना, एंड रॉक के ऊपर जो भी जमा हुआ मटेरियल होगा, कुछ भी हार्ड surface of the rock, they will erode this hard surface and this rock will be exposed to climate and weather and hence weathering starts to occur. तो organism, movement of organism will denude the rock of its hard material and then those surface of the rock will be exposed to chemical attacks and weathering will occur. तो पहला तो organisms के movement की वजह से हो रहा है, तो organism लिख दिया मैंने, ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। सेकेंड, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ फार्मिंग करेंगे तो ब्रेक ऑफ द रॉक होगा, वो जो अर्थ के सरफेस है उसको डिस्टर्ब करेंगे, इस वजह से होगा, ठीक है। थर्ड, डिके ऑफ प्लांट एनिमल। डिके ऑफ प्लांट एनिमल, अभी हमने केमिकल टाइप ऑफ वेदरिंग में देखा था कि CO2 जो है ऐड होता है बिकॉज ऑफ डिके ऑफ प्लांट एनिमल। तो इस डिके ऑफ प्लांट एनिमल से CO2 इज एडेड, कार्बोनिक एसिड या फिर ह्यूमिक इज एडेड, इससे भी वेदरिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो ये भी पार्ट ऑफ योर बायोलॉजिकल वेदरिंग है। थर्ड जो हमने यहाँ देखा, प्लांट रूट्स। तो प्लांट रूट्स विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द रॉक एंड हेंस वेदरिंग विल स्टार्ट। इसको हम थोड़ा नोट्स में देखते हैं। ये 4 चीज़ें आपको देखनी है, ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, डिके ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड प्लांट रूट्स एक्सर्टिंग प्रेशर, इससे आपकी वेदरिंग होगी, ठीक है। इसको आ जाओ देखते हैं अभी। ये देखो ध्यान से, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ गया, ये देखो बायोलॉजिकल वेदरिंग ड्यू टू ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या क्या करते हैं, ह्यूमन क्या क्या करते हैं, डिके कैसे होगा, एंड प्लांट। तो इतना ही 4 लाइनें पता होनी चाहिए बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। पॉज करना, इसको खुद से रीड करना। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है जी कहानी, तो ये कहानी तो हो गई मेरी, ठीक है। हाँ जी, ऑक्सीडेशन दिखा रहा था मैं आपको, ये होता है ऑक्सीडेशन। देखो रेड रॉक है, यही जो रेड रॉक है, इफ इट कन्वर्ट्स इनटू ब्राउन देन आई वुड से ऑक्सीडेशन है, क्योंकि दिस रॉक इज रिच विद आयरन। इफ दिस कन्वर्ट इनटू ग्रीन देन मैं बोलूँगा रिडक्शन है। तो ये ऑक्सीडेशन जैसा दिखता है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज प्लांट, दिस इज टिल एंड दिस इज स्टैलग्माइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैं क्या सवाल पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। बस सिंपली बस एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि क्या होता है एग्जाम्पल केमिकल वेदरिंग का। तो देखो जी, केमिकल वेदरिंग में हमने क्या देखा, हमने देखा था केमिकल वेदरिंग में एसिड का एक्शन होगा, तो केमिकल वेदरिंग है बिल्कुल। ये सॉल्यूशन वाली केमिकल वेदरिंग है जिसमें एसिड का एक्शन हो रहा है, तो विच इज करेक्ट। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, तो हाइड्रोलिसिस वाटर की वजह से, वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ वाटर की वजह से अगर वेदरिंग है तो इसको बोलेंगे हम हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अगेन हाँ, हाइड्रेशन हमने देखा, सॉल्ट इज टेकिंग अप ऑफ वाटर देन दिस इज अकरिंग, तो ये भी सही बात है, ये भी आपका केमिकल वेदरिंग है। क्या है, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। अब देखो सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ ना, इन पर्टिकुलर फिजिकल वेदरिंग भी होता है। ऑक्सीडेशन एक्सक्लूसिवली केमिकल वेदरिंग है, एक्सक्लूसिवली केमिकल, आंसर इसका सी होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ योर फिजिकल वेदरिंग की फिजिकल वेदरिंग होती क्या है। बहुत ही सिंपल कहानी है फिजिकल वेदरिंग में। देखो जी,
हमने देखा केमिकल वेदरिंग में केमिकल चेंज होगा, इरिवर्सिबल है। फिजिकल वेदरिंग में फिजिकल फोर्स लगेगा इस वजह से। तो यूजुअली जो फिजिकल वेदरिंग होती है इट इज़ ड्यू टू थर्मल एक्शन। टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होगा। ये है। सेकेंड प्रेशर रिलीज। लेट जस्ट सपोज एक ऐसा रॉक है, इसको पे एक बड़ा सा रॉक है और ये बड़ा वाला रॉक चला गया, तो यहाँ पे जो प्रेशर पहले पड़ रहा था छोटे वाले रॉक पे, नाउ pressure has been released, now this small rock will expand. So this is pressure release. Now this physical weathering is due to thermal expansion and pressure release within the rock and on the surface of the rock के ऊपर एक बड़ा रॉक था, अंदर भी ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 3 फोर्सेज हैं आपके फिजिकल वेदरिंग के। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज योर एक्सपेंशन फोर्स एंड थर्ड इज योर वाटर प्रेशर। ये 3 फोर्सेज लगते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका सबसे पहले ओवरबर्डन प्रेशर है। कोई रॉक है छोटा, उसके ऊपर बड़ा रॉक है, बड़ा रॉक खत्म हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया छोटे रॉक से, वो एक्सपैंड कर जाएगा। सेकंड, उसी तरीके का लोड भी होता है। और एक होता है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस में क्या है कि कोई एक ऐसा रॉक है, ठीक है, ये रॉक इस तरफ मूव हो रहा है किसी भी कारण, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, दूसरा फ्रेगमेंट, दूसरा पोर्शन ऑफ द रॉक इज मूविंग इन दिस पोर्शन, सो बोथ द रॉक इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से भी होता है। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, एक तरफ इधर जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। पॉज करके इसको रीड करना क्या लिखा हुआ है। तो सिंपल कहानी है आपकी जो फिजिकल वेदरिंग है कि फोर्सेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल में कैसे होता है? तो ओवरबर्डिंग प्रेशर, लोड एंड शेयरिंग। एक्सपेंशन, अगेन टेम्परेचर चेंज होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्रिस्टल जो है वो वाटर टेकअप कर लेगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट। एनिमल एक्टिविटी, तो एनिमल एक्टिविटी विल ब्रेक रॉक्स, उसको किक कर देंगे, उसके ऊपर बैठ जाएंगे किसी भी कारण के। जैसे मैं बायोलॉजिकल वेदरिंग में देखा कि एनिमल जो है रॉक्स के सरफेस को क्लीन कर देता है। तो कुछ भी एनिमल की एक्टिविटी की वजह से अगर रॉक्स में किसी भी तरीके का एक्सपेंशन, ब्रेकिंग, फॉल्टिंग हो रहा है तो उसको हम फिजिकल वेदरिंग कर देंगे, ठीक है। वाटर प्रेशर सेम कहानी है। क्ले है, जैसे क्ले ने वाटर ले लिया, इट विल एक्सपैंड, देन वाटर इवेपोरेट हो गया, इट विल कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग, दैट इज फिजिकली द शेप ऑफ द क्ले इज चेंजिंग। तो वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से आपकी फिजिकल वेदरिंग होगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि फिजिकल वेदरिंग केमिकल वेदरिंग बहुत ही सिमिलर साउंड कर रही है, तो हाँ जी, बहुत सिमिलर ये साउंड करती है। आपको इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, सिंपली ये बात समझनी है कि जो फिजिकल वेदरिंग है वो फिजिकल एक्शन की वजह से होगा, उसमें रिवर्सिबल प्रोसेसेस रहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज, ये 2 मेन फीचर हैं। फिजिकल वेदरिंग के 4 चीज़ें भी हैं, इसको हम देखेंगे। इसमें से एक चीज़ जो सॉल्ट वेदरिंग है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि होती ही क्या है, कितने गहराई से क्वेश्चन आया है। यहाँ तो सिंपली ये पूछा है क्या नहीं है केमिकल वेदरिंग, तो ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं आगे क्या है जी। ये है देखो CAPF 2025 का क्वेश्चन। ये मैंने ऐसे तो यहाँ नहीं डालना था, नेक्स्ट CAPF वाले क्वेश्चन में डालना था, बट क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन आए इसलिए बताया मैंने। क्या सॉल्ट वेदरिंग के बारे में पूछा है? सॉल्ट इन रॉक्स एक्सपैंड ड्यू टू थर्मल एक्शन, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रेशन, बिल्कुल सही बात है। एंड क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। थर्मल एक्शन का क्या मतलब है कि अगर बहुत ज़्यादा हीट आएगी तो जो ये रॉक है ये कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होगा, हीट का चेंज होगा तो रॉक, जिस भी मटेरियल का रॉक बना हुआ है वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन आपका दिखाएगा। हाइड्रेशन, वाटर अगर रॉक पे डालोगे तो द रॉक विल सोक अप। अगर कुछ ऐसे मिनरल्स का रॉक बना हुआ है दैट हैज़ द एबिलिटी टू सोक वाटर, तो वाटर विल बी सोक्ड अप बाय द रॉक, इट विल एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्ट जाएगा तो ऐसा होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, सीधी लाइन है। सॉल्ट इन रॉक एक्सपैंड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डायरेक्ट। अब क्या है? सॉल्ट इन कैल्शियम, सॉल्ट लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम हैव द टेंडेंसी टू एक्सपैंड। तो ये सॉल्ट अगर होंगे आपके रॉक्स के अंदर ऐसा होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बेरियम हैव द टेंडेंसी टू एक्सपैंड। सीधी सीधी लाइन है, देख पा रहे हो। अब देखो क्या है, सॉल्ट वेदरिंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल, नहीं, सॉल्ट वेदरिंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ योर फिजिकल वेदरिंग। तो आंसर इसका बी होना चाहिए, देख पा रहे हो। अब हम सॉल्ट वेदरिंग को जरा समझेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो जी, फिजिकल वेदरिंग, जैसे हमने केमिकल वेदरिंग के 4 टाइप देखे, फिजिकल वेदरिंग के भी 4 टाइप है, ठीक है। 1, 2, 3 एंड योर 4। फोर्थ में आपका सॉल्ट वेदरिंग आता है। तो सॉल्ट वेदरिंग को हम देखते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉल्ट वेदरिंग, ठीक है। देखो जी, सॉल्ट वेदरिंग 3 तरीके से हो सकती है। थर्मल एक्शन की वजह से हो सकती है, सॉल्ट वेदरिंग हाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, ये हाइड्रेशन वाला पॉइंट हमने केमिकल वेदरिंग में भी पढ़ा है। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन की वजह से भी हो सकती है।
ठीक है। जो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ सॉल्ट वेदरिंग। मोस्ट इफेक्टिव सुपरलेटिव वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, बिल्कुल आराम से सुनते जाओ। तो ये तो टाइप हो गए आपके सॉल्ट वेदरिंग के, ठीक है। अब ये सॉल्ट वेदरिंग होता ही कैसे है, या कौन कौन से सॉल्ट्स में होता है ये सॉल्ट वेदरिंग। तो सॉल्ट वेदरिंग होगा आपका सोडियम में, सॉल्ट वेदरिंग होगा आपका मैग्नीशियम में, सॉल्ट वेदरिंग होगा कैल्शियम में, सॉल्ट वेदरिंग होगा पोटेशियम में, सॉल्ट वेदरिंग होगा बेरियम में। इसमें सॉल्ट वेदरिंग होती है। कौन सा फेवरेबल क्लाइमेट है सॉल्ट वेदरिंग का? तो फेवरेबल क्लाइमेट इज डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि देयर इज अ लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, इस वजह से होता है, ठीक है। अब सॉल्ट वेदरिंग में क्या होता है कि एक ऐसा एक रॉक है और ये रॉक छोटे छोटे अपने पार्टिकल्स में टूटने लग जाएगा। जब इतना सारा एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, क्रिस्टलाइजेशन होगा तो इसको बोलते हैं ग्रैनुअल फोलिएशन। ग्रैनुलर फोलिएशन, तो ग्रेन्स में टूटने लग जाएगा रॉक, ठीक है। सॉल्ट वेदरिंग में एड करती हैं दो चीज़ें। NaCl इज वन ऑफ द वेरी गुड एड्स ऑफ सॉल्ट वेदरिंग, प्लस जिप्सम, ये तो एड करती हैं। मोस्ट इफेक्टिव कौन से रॉक में सॉल्ट वेदरिंग होता है? तो मोस्ट इफेक्टिव इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में काफ़ी अच्छा सॉल्ट वेदरिंग हो सकता है। तो इतनी सारी सी चीज़ें हमने देखी, बस आराम से इसको एक लाइन इसकी रीड करनी है, खेल हो जाएगा आपका। तो देखो सॉल्ट वेदरिंग में क्या क्या लिखा हुआ है मैंने। सॉल्ट वेदरिंग ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड salt crystallization. Salts like sodium, magnesium, calcium, potassium, barium. Favorable condition, climate, desert climate. Granule foliation. ठीक है, salt crystal is the most effective of all the salt weathering process. इन तीनों में से most effective salt crystallization है। एजेंट क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड एंड जिप्सन। मोस्ट इफेक्टिव, इफेक्ट मोर ऑन सेडिमेंट्री देन इग्नियस, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक को तोड़ना आसान होता है। अब देखो हाइड्रेशन में भी हमने सॉल्ट वेदरिंग जैसा एक चीज़ देखी है, देख रहे हो यहाँ पे। वॉल्यूम चेंज ड्यू टू हाइड्रेशन लीड्स टू फिजिकल वेदरिंग एज वेल, ठीक है। तो जो हाइड्रेशन है फिजिकल वेदरिंग भी है, ये केमिकल वेदरिंग भी है, तो दोनों चीज़ें हैं ये, ठीक है। चलिए अभी आएंगे, तो हमने सॉल्ट वेदरिंग खत्म कर दी। अब हमको क्या देखना है फिजिकल वेदरिंग में? फिजिकल वेदरिंग में नेक्स्ट कंपोनेंट, तो देखो जी, यहाँ पे एक रॉक है, रॉक के ऊपर एक बड़ा सा रॉक है। दिस रॉक गोज अवे एंड दिस स्मॉलर रॉक्स विल स्टार्ट टू एक्सपैंड। तो ये एक टाइप की फिजिकल वेदरिंग है। इस फिजिकल वेदरिंग को बोलते हैं प्रेशर रिलीज स्लैश अनियन पिलिंग, क्योंकि लेयर्स में ये रॉक टूटता है। इसके एक डायग्राम दिखाता हूँ, अनियन पिलिंग। तो देखो इस तरीके का रॉक है, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा रॉक था, ये रॉक चला गया, सिर्फ नीचे वाला रॉक बच गया, एंड दिस इज पीलिंग लाइक अनियन। सो दिस इज व्हाट अनियन पीलिंग एंड प्रेशर रिलीज इज नोन एज, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा लाइन याद रखना, पता है ये लाइनें आती हैं एग्जाम में, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भुवनागिरी इन आंध्र प्रदेश ग्रेनाइट रॉक में ऐसा होता है, तो सिंपली आ जाएगा एक्सफोलिएशन क्या ग्रेनाइट रॉक में हो सकता है? तो जी हो सकता है। फिर देखो टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। टेम्परेचर चेंज सेम जो मैंने आपको कहानी बताई, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रॉक होगा। रॉक के जो मिनरल्स हैं, इट हैज़ अ कैपेसिटी, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट गो ऑन, द रॉक विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस स्ट्रेस, तो रॉक विल स्टार्ट टू ब्रेक। और जब ये रॉक ब्रेक होता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं एक्सफोलिएटेड टोर्स। तो व्हेनेवर वी सी टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन की वजह से कोई रॉक बनता है तो एक्सफोलिएटेड टोर्स होता है। प्रेशर रिलीज की वजह से जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं हम एक्सफोलिएटेड डोम्स। सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, एक्सफोलिएटेड टोर्स एंड एक्सफोलिएटेड डोम्स। यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें समराइज करके। अनियन पीलिंग, प्रेशर रिलीज होगा, एक्सफोलिएटेड डोम इज एन एग्जाम्पल। टेम्परेचर चेंज, डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत है, एक्सफोलिएटेड डोम्स बनेगा। अब इसके बाद आता है आपका फ्रीजिंग एंड थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग। देखो फ्रीजिंग एंड थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये एक ऐसा एक रॉक है, इस रॉक के अंदर पानी चला गया, पानी गया, अब जो ये पानी है फ्रीज होगा। जब ये पानी फ्रीज होगा ना तो ये रॉक के इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द रॉक विल चेंज because the water has got into the rock and now that water has frozen. If the water has frozen, the ice will exert a lot of pressure on the rock. तो इस वजह से वाटर का वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, रॉक का वॉल्यूम एक्सपैंड होगा। तो ये रॉक है, देख रहे हो, इसमें पहले पानी था, ये जैसे आइस बना तो इसने रॉक को ऐसे एक्सपैंड करना शुरू किया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग। अब जब दिन आएगा तो ये पिघल जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो देख अगेन कॉन्ट्रैक्शन होगा रॉक में। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग में रॉक में कॉन्ट्रैक्शन एंड रॉक में एक्सपेंशन होता है। इस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर से फिजिकल वेदरिंग होगी, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में हर समय टेम्परेचर प्रेशर यही चल रहा है, यही चलेगा हर समय, हर एक फिजिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल में यही होगा। अब बात है फ्रॉस्ट वेजिंग की। फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या होता है कि वाटर तो गया रॉक के अंदर, मगर ये जो वाटर है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फ्रीज हो गया।
अब ये वाटर अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्रीज होगा, सो वॉल्यूम ऑफ दिस रॉक विल चेंज ड्रास्टिकली वेरी फास्ट। तो ये वॉल्यूम जो रॉक है वो एक्सपैंड होगा, बहुत तेज़ी से एक्सपैंड होगा। अब अगर रॉक बहुत तेज़ी से एक्सपैंड होगा, सो दिस रॉक गॉट लेस टाइम टू अडेप्ट टू दिस एक्सटर्नल स्ट्रेस एंड हेंस यहाँ पे क्रैक्स बनने लग जाएंगे रॉक्स में। तो इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। तो फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या होगा, स्पीड ऑफ फ्रीजिंग इज इंपॉर्टेंट। इन फ्रीजिंग एंड थॉइंग रिपीटेडली फ्रीज होगा रॉक, रिपीटेडली जो है थॉ होगा या मेल्ट होगा रॉक। तो ये आपका फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो गया। अब ये आपका सॉल्ट वेदरिंग हो गया। बस इतनी ही 4 लाइनें आपको ध्यान रखनी है। इसको एक रिवाइज करते हैं और फिर ये खत्म हो जाएगा अपनी कहानी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा आपके फिजिकल वेदरिंग में अनियन पीलिंग, अनियन पीलिंग। ठीक है, फिर हमने सेकंड कहानी देखी, इसके अंदर टेम्परेचर चेंज। फिर हमने इसके अंदर एक कहानी देखी है फ्रॉस्ट वेजिंग प्लस फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फिर हमने एक कहानी देखी है सॉल्ट वेदरिंग की कहानी। इतनी हमने कहानी देखी है। अनियन पीलिंग में हमने देखा कि प्रेशर रिलीज हुआ एंड एक्सफोलिएटेड डोम्स बन गए। टेम्परेचर चेंज में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, एक पॉइंट आएगा जब वो ज़्यादा एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा रॉक, एंड उसके बाद रॉक विल ब्रेक डाउन। इफ रॉक ब्रेक्स डाउन, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू एक्सफोलिएटेड टोर्स। ठीक है, इसको जाके बुक्स में देखना, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। इसके बाद फ्रीजिंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग में हमने क्या देखा कि बहुत ही स्पीड से जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ फ्रीजिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस। ये इफेक्टिव कहाँ होगा, कौन से क्लाइमेट में, तो ग्लेशिएटेड क्लाइमेट में या ग्लेशिएटेड रीजन में ज़्यादा होता है। तो स्पीड इज इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग एंड थॉइंग में देखा कि आइस जो है ग्रो करेगा, पोर्स के अंदर रॉक के एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होगा। तो हाई एलिवेटेड रीजन मिड लैटिट्यूड्स इसमें होता है। मिड लैटिट्यूड्स क्या होता है, 23.5 से 66.5 इस जगह प्लस हाईली एलिवेटेड रीजन में होगा। सॉल्ट वेदरिंग में हमने क्या देखा, इसका देखा हमने सबसे पहले टाइप्स, कितने टाइप्स के सॉल्ट वेदरिंग है। फिर हमने देखा सॉल्ट के एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हमने देखा कुछ एजेंट्स हैं जैसे जिप्सन एंड सोडियम क्लोराइड, ये सब फेवरेबल एजेंट्स हैं आपके सॉल्ट वेदरिंग करवाने के। हमने देखा कहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, कौन से रॉक पे, तो सेडिमेंट्री रॉक में ज़्यादा अच्छा काम करेगा व्हेन कंपेयर टू इग्नियस रॉक। इतनी सारी चीज़ें हमने सॉल्ट वेदरिंग में देखी। बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ये। बुक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपली ये जाके रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। देख लो ये फिजिकल वेदरिंग, यहाँ लोडिंग एक्सपेंशन अनियन पीलिंग बोलते हैं इसको। इसके बाद टेम्परेचर चेंज एक्सपेंशन, इसके बाद फ्रीजिंग थॉइंग, इसके बाद सॉल्ट वेदरिंग, खत्म। इतना ही आपको जानने का है। चलिए पॉज करना, इसको रीड करना और आगे बढ़ जाना। क्या है जी, ये हो गया खत्म। ये सब बता दिया, ये बता दिया। चलिए अब तो चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है। ये भी हो गया जी, ये भी हो गया। अब क्या बचा हुआ है, ये क्या है, अगेन बाउंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन। देखो क्या पूछा गया है, weathered rock will change with change of volume is known as सैप्रोलाइट। देखो सैप्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसे रॉक है, देख रहे हो रॉक, अगर रॉक का कुछ हिस्सा रॉटन हो गया है, बिल्कुल ही इतना डीके हो गया है, रॉटन टाइप हो गया, बट रॉक जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, बट सम पोर्शन ऑफ दैट रॉक इज रॉटन, दिस इज नोन एज सैप्रोलाइट। ठीक है, तो इसको सैप्रोलाइट बोलते हैं। सैप्रोलाइट इज रॉटन रॉक, it is bedrock that has experienced intense chemical weathering but it is yet to be entirely broken down। अब बट अभी तक ये पूरा टूटा नहीं है, बस रॉटन डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सेप्रोलाइट होता है। अगेन किताबों में नहीं है, उस समय पता नहीं क्यों आ गया कुछ, तो ये तो करेक्ट है। वेदर रॉक विथ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज नोन एज सेप्रोलाइट, करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ लैंडस्केप फॉर्मेशन बाय डीप वेदरिंग, ये डीप वेदरिंग जो है ये सेप्रोलाइट है, फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग ऑफ सेप्रोलाइट इज नोन एज इचिंग। तो इचिंग लैंडस्केप बोलते हैं, इच प्लेन बोलते हैं इसको। सेम हमने देखा सेप्रोलाइट वाला यहाँ रॉक था, ये अब खत्म हो गया है, ये पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया है, कहीं चला गया है, वेदर्ड अवे हो गया है। तो ये पोर्शन वेदर्ड अवे हो गया, एक लो लाइन प्लेन हमको दिख रहा है, तो दिस इज नोन एज इच प्लेन। अ लो रीफ जेंटली रोलिंग सर्फेस फॉर्म बाई डीप वेदरिंग एंड स्ट्रिपिंग। तो स्ट्रिपिंग ऑफ सेप्रोलाइट इज कन्वर्टेड इनटू इच प्लेन। इस तरीके से देखना है, द प्रोसेस ऑफ लैंडस्केप फॉर्मेशन by deep weathering followed by stripping of saprolite is known as itching, which is correct। तो itch plane है, आंसर इसका भी है, सी है। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायस्ट्रोफिज्म इज करेक्ट। अच्छा, अब आपको डायस्ट्रोफिज्म का पहले मतलब पता होना चाहिए, तब ये बात बनेगी। ठीक है, अब डायस्ट्रोफिज्म जानने से पहले ये जानो आप कि एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस, इन फोर्सेस की वजह से क्या क्या होता है,
ये सब पहले जानना है, इसके बाद हम डायस्ट्रोफिज्म पे आएंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल कहानी, अर्थ है, अर्थ पे दो तरीके के फोर्सेज अप्लाई होते हैं। अर्थ पे दो तरीके के फोर्सेज, एक इंटीरियर से फोर्सेज आते हैं जिनको बोलेंगे एंडोजेनिक, ये जनरली प्लेट मूवमेंट, प्रीमोर्डियल हीट, इन सारी चीज़ों से आएंगे। और एक होता है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस का सबसे बेस्ट सोर्स है आपका सन की वजह से प्रेशर डिफरेंस, रेनफॉल डिफरेंस, और फिर ये फोर्सेस काम करेंगे, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो फोर्सेस जो स्लोली चेंज करते हैं अर्थ को, तो स्लो मूवमेंट वाले फोर्सेस, और वो फोर्सेस जो बहुत ही फास्ट सडनली चेंज कर दें अर्थ को, तो सडन मूवमेंट वाले फोर्सेस। जो स्लो मूवमेंट वाले फोर्सेस होते हैं उनको बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म। एंड जो फास्ट मूवमेंट वाले फोर्सेस होते हैं उनको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक है। अब एक्सोजेनिक में आते हैं। एक्सोजेनिक में हमने बोला कि आउटर सरफेस पे काम करेगा, या आउटर सरफेस पे वो फोर्स अप्लाई होंगे, या आउटर सरफेस की वजह से वो फोर्स अप्लाई होंगे। तो उसमें पहला एग्जांपल है आपका वेदरिंग। तो फिजिकल, केमिकल, ये सारी वेदरिंग एक्सोजेनिक फोर्सेस में आती है। एंड इरोजन, इरोजन की सारी कहानी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये देखो पहले ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अर्थ का मूवमेंट है, एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक में स्लो मूवमेंट वाले फोर्सेस हैं, इसको बोलेंगे हम डायस्ट्रोफिज्म। फास्ट मूवमेंट या सडन मूवमेंट वाले भी फोर्सेस हैं, इसको बोलेंगे हम कैटास्ट्रोफिज्म। अब जो डायस्ट्रोफिज्म है इसमें भी दो तरीके की चीजें होती है। डायस्ट्रोफिज्म इज सिंपली मूवमेंट प्लस एलिवेशन प्लस बिल्डिंग अप ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर अगर मूवमेंट होगा, अर्थ के क्रस्ट पे एलिवेशन होगा या कुछ बिल्ड होगा, तो उसको हम डायस्ट्रोफिज्म बोलेंगे। इस डायस्ट्रोफिज्म में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, कि कॉन्टिनेंट बन रहा है, और एक होगा आपका माउंटेन बिल्डिंग, की माउंटेन बन रहा है। तो डायस्ट्रोफिज्म में जो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग है उसको बोलते हैं एपिरोजेनिक। जो माउंटेन जिस फोर्सेस से बनते हैं या जिस फिनोमिना से बनते हैं उसको बोलते हैं ओरोजेनिक। तो ओरोजेनिक हो गया और एपिरोजेनिक हो गया। और जो सडन मूवमेंट वाले हैं वो आपको पता ही है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होंगे। सो दिस विल बी अर्थक्वेक एंड आपके वोल्केनोस, ठीक बात है। आ जाओ अब देखते हैं डायस्ट्रोफिज्म क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायस्ट्रोफिज्म। हमने देखा एंडोजेनिक, हमने देखा एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में हमको पता लग गया कि आपका स्लो मूवमेंट वाले फोर्सेज हैं, फास्ट या सडन मूवमेंट वाले। स्लो मूवमेंट वालों को मैं डायस्ट्रोफिज्म बोलूंगा। डायस्ट्रोफिज्म में भी दो तरीके के फोर्सेज हैं, एक है ओरोजेनिक और एक है आपका एपिरोजेनिक। तो मैंने बोला एंडोजेनिक, एंडोजेनिक के अंदर स्लो है, फास्ट है। स्लो में है एपिरोजेनिक एंड दिस इज ओरोजेनिक। फास्ट में आपका है अर्थक्वेक्स प्लस वोल्केनिज्म। यानी स्लो मूवमेंट को बोलते हैं हम डायस्ट्रोफिज्म, इसको बोलते हैं हम कैटास्ट्रोफिज्म, ठीक बात है। तो डायस्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म, एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक, अर्थक्वेक, वोल्केनिक, ये बिल्कुल पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करें तो ये भूल जाओगे आप ये सारे टर्म्स। एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, चार टर्म है एंडोजेनिक में, ठीक है। अब देखते हैं इस नॉलेज से क्वेश्चन होता है कि नहीं। द फोर्सेज मे बी सो स्लो एंड ग्रेजुअल that they pass unnoticed for a long period, which is true. The forces may be both slow and sudden. Both slow and sudden, ये तो endogenic forces है। Both slow and sudden, ये तो नहीं है। The forces may be sudden, catastrophism है, and so fast that they pass unnoticed, गलत। The forces may be slow but for a very short time, नहीं। The forces are slow but for a very very long time। तो आंसर ए है। यहाँ पे एक डिफरेंस लिख दिया है मैंने, इसको पॉज करना, खुद से आराम से रीड करना। एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। इसमें अपलिफ्टिंग ऑफ लैंड होता है और इसमें फोल्डिंग होता है। एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन दी हुई है कि एपिरोजेनिक में जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो बहुत सिंपल होगा, ठीक है, उसमें कम फोल्डिंग होगी। एंड जो ओरोजेनिक है उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही मल्टीपल फोल्ड होंगे, बहुत ही ज़्यादा तरीके से फोल्ड होंगे। तो यही दो एक पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें और भी मैंने पॉइंट्स ऐड करे। पॉज करके इसको रीड करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं यहाँ क्या पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस। तो देखो हमने हाइड्रेशन जैसा एक वर्ड पढ़ा है कि जो मिनरल्स हैं रॉक के, दे विल टेक अप ऑफ वाटर एंड देन दे विल एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। मिनरल्स दैट इज सॉल्ट ने लिया और ये सब हो गया, तो हाइड्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। हाइड्रोलिसिस सिंपली वाटर का एक्शन। अगर यहाँ हाइड्रेशन नहीं होता, कुछ और होता, सिर्फ हाइड्रोलिसिस होता, तो मैं हाइड्रोलिसिस मार देता इसको, मैं क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड हाइड्रेशन इज मोर एक्यूरेट देन हाइड्रोलिसिस, तब मैंने बी मारा है। तो आंसर इसका बी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या ये जीरेस्केपिंग
इज अ कॉन्सेप्ट। देखो ज़ेरोफाइट्स या ज़ेरोफाइट्स प्लांट होते हैं जो ड्राई एरियाज में उगते हैं। ज़ेरोस्केपिंग क्या होता है कि लैंडस्केप मैनेजमेंट इन अ वाटर स्केर्स एरिया इज नोन एज ज़ेरोस्केपिंग। तो लैंडस्केप रिलेटेड टू सेव वाटर, लैंडस्केप रिलेटेड टू सॉइल इरोजन, वेदरिंग नहीं, ए होना चाहिए इसका आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, पॉज करके फटाक से रीड करना है इसको, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन, लैंडस्केपिंग विथ ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट, इफेक्टिव इरिगेशन, ये सब चीज़ें हैं। चलिए जी, अब ये क्या पूछा गया है, CDS 2024 का क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ क्रीप। अब ये मास वेस्टिंग का पूरा ही टॉपिक है जिसको हम अभी आराम से देखेंगे। तो देखो जी, जो मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग है, इसमें 3 काइंड्स ऑफ वेज हैं जिसकी वजह से मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग हो सकता है। फर्स्ट इज स्लाइड, जो हमने रॉक स्लाइड देखा है। सेकेंड इज फ्लो, वाटर इज एडेड टू मड एंड दैट मड फ्लोज लाइक वाटर इज नोन एज फ्लो, तो ये। एंड थर्ड इज हीव, दैट इज हीव का जनरल मतलब होता है लिफ्टिंग अप। तो अगर सॉइल सरफेस लिफ्ट अप हो गया है तो इसको भी हम मास वेस्टिंग में कैलकुलेट करते हैं। तो स्लाइड, फ्लो, हीव, ये 3 रीजंस हैं आपके मास मूवमेंट के, ठीक है। ये क्यों होता है जी, तो ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। मास मूवमेंट में देयर इज नो द जियोमॉर्फिक एजेंट्स पार्टिसिपेशन इज नॉट नेसेसरी इन मास मूवमेंट। जियोमॉर्फिक एजेंट क्या है भाई, वाटर, ग्लेशियर, विंड, ये सब की ज़रूरत नहीं होती है मास वेस्टिंग के, सिंपली ग्रेविटी डाल दो हो जाएगा। क्या वेदरिंग एक प्री रिक्वेजिट है मास वेस्टिंग का, तो वेदरिंग भी एक प्री रिक्वेजिट नहीं होता है, सिंपली ग्रेविटी प्लस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट दैट इज स्लोप। अगर स्लोप हो तो मास वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ये बात बहुत सिंपल से समझना। ये देखो ध्यान से, मास मूवमेंट फॉर्म्स हीव, फ्लो, स्लाइड, और ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉज करके इसको फटाक से रीड कर लेना। अब जरा आते हैं आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम देखते हैं वो जो वर्ड्स पूछे गए। सिंपल एक डायग्राम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्लाइड, ठीक है, दैट इज वेरी फास्ट, चीज़ें नीचे की तरफ स्लाइड होंगी। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्लो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर द मटीरियल ऑफ द अर्थ विल फ्लो। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ हीव, वेरी स्लो मूवमेंट इज हीव, ठीक है। पहले हीव को मैं दिखा देता हूँ दिखता कैसा है हीव। तो देखो जी, ये आपका सॉइल है, ठीक है। यहाँ बीच में एक हिस्सा है अदर सॉइल का या कंक्रीट का, कुछ भी मान लो, रॉक का हिस्सा है, ठीक है। ये सॉइल फ्रीज हुआ, तो जैसे फ्रीज होगा ये एक्सपैंड करेगा तो इट विल अटैच टू दिस पोर्शन ऑफ द रॉक, हेंस इट विल लिफ्ट अप द रॉक, दिस इज हीविंग। अब जब समर्स का समय आएगा सो मेल्टिंग होगी, थॉइंग होगी, अभी नीचे चला जाएगा। बट ओरिजिनली देखो सॉइल ऐसे था या रॉक ऐसे था, अब देखो रॉक कैसा है, हल्का सा यहाँ से कट गया है या फिर हल्का सा लिफ्ट अप हुआ है ऊपर से, यहाँ भी देखो लिफ्टिंग अप है, लिफ्टिंग अप। तो स्लो लिफ्टिंग अप, वेरी स्लो होता है, बिल्कुल अननोटिसेबल होगा। स्लो लिफ्टिंग अप ऑफ रॉक और सॉइल इज नोन एज हीव, और ये होगा फ्रीजिंग, थॉइंग, ये सब बिल्कुल वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी में इसी तरीके के। देखो कैसे लिखा हुआ है, हीविंग अप ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेस, दैट इज लिफ्टिंग अप ऑफ सॉइल ड्यू टू सॉइल रॉक ड्यू टू फ्रॉस्टिंग, फ्रॉस्ट ऊपर उठा देगा उसको, फिर जब गर्मी आ जाएगी तो नीचे बैठा देगा, तो इससे होगा आपका हीव। इतनी ही सिंपल सी कहानी है। अब जरा डायग्राम बनाते हैं इसका। मैं बोल रहा हूँ स्लाइड हो रही चीज़ें, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मैं बोल रहा हूँ ये जो है ये एरो, यहाँ पे ड्राई है चीज़ें, यहाँ पे चीज़ें वेट है, ठीक है। तो अगर ड्राई चीज़ें स्लाइड होंगी तो उसको हम बोलेंगे लैंड स्लाइड, इसको बोलेंगे हम लैंड स्लाइड, ठीक बात है। अगर थोड़ा सा भी वेट चीज़ें नीचे की तरफ जाएंगी तो उसको बोलेंगे हम अर्थ फ्लो, और ज़्यादा अगर वेट हो जाएगी चीज़ें और तब वो नीचे की तरफ जाएगी तो उसको बोलेंगे हम मड फ्लो, ठीक है। पर बहुत ध्यान से देखो, लैंड स्लाइड में ड्राइड अप मटेरियल नीचे की तरफ जाएगा, उसको हम बोलेंगे लैंड स्लाइड। अर्थ फ्लो में क्या होगा कि जो अर्थ का मटेरियल है वो फ्लूइड लाइक बिहेव करेगा एंड इट विल गो डाउन अ हिल स्लोप या हिल साइड इज नोन एज अर्थ फ्लो। पूरा जो अर्थ है वही नीचे की तरफ चला गया। अब हम अगर मड फ्लो की बात करेंगे तो मड फ्लो इज सिंपली अ लिक्विड मास ऑफ सॉइल, रॉक डेब्रिस एंड वाटर दैट मूव वेरी क्विकली डाउन अ वेल डिफाइंड चैनल। तो मड फ्लो में स्पीड ज़्यादा रहती है, स्पीड रहेगी। अर्थ फ्लो में जो पूरा अर्थ ही है वही नीचे की तरफ धंस जाएगा, तो अर्थ विल गो डाउन, एंड लाइन स्लाइड में सिंपली ड्राई मटेरियल विल स्लाइड अवे। तो ये 3 पहले वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। इसको हम देखते हैं पहले। ये देखो,
अर्थ फ्लो कैसे धंस गया है लैंड, देख लो। मड फ्लो में देखो कैसे जा रहा है, मड नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉज करना, इसको रीड करना, कुछ है नहीं इसमें बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और वर्ड है यहाँ पे सोलिफ्लक्शन, जिसमें द सॉइल इज सैचुरेटेड विद अ लॉट ऑफ वाटर एंड हेंस दैट सॉइल मूव्स डाउन, दिस इज नोन एज सोलिफ्लक्शन। तो इसको भी हम देख लेते हैं अभी। तो देखो सोलिफ्लक्शन में क्या है, द ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ वेट सॉइल और अदर मटेरियल डाउन अ स्लोप, दिस इज सोलिफ्लक्शन। ये कहाँ पे होगा, देखो मॉइस्ट टेम्परेट क्लाइमेट में होगा, जहाँ पे बहुत मॉइस्चर होगा, या परमाफ्रॉस्ट रीजन में होगा। जैसे ही फ्रीजिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ द आइस होगा तो बहुत सारा वाटर सॉइल में ऐड हो जाएगा और ये नीचे की तरफ। अर्थ फ्लो क्या हो रहा है कि फ्लोइंग जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्ले सॉइल में ऐसा होगा, आपका ह्यूमिड एरिया में होगा, पूरा अर्थ का ही अर्थ नीचे चला जाएगा। मड फ्लो में क्या हो रहा है, नियर वॉल्केनिज्म ये होगा, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन नहीं है तो कंप्लीट जो सॉइल के फ्रैगमेंट्स है इसको होल्ड करने के लिए रूट्स नहीं है, एंड हेंस ये ऐसे फ्लो हो जाएगा। तो हमने अर्थ फ्लो देखा, हमने मड फ्लो देखा, हमने सोलिफ्लक्शन देखा, ये हमने 4 चीज़ें देख ली। तो दिस इज स्लाइड, दिस इज फ्लो, दिस इज हीव, लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, सोलिफ्लक्शन। अब देखो टैलस क्रीप एंड सॉइल क्रीप। देखो टैलस क्रीप बहुत, या रॉक स्लाइड, रॉक तो हिल टॉप से नीचे गिरेगा, रॉक स्लाइड है ये रॉक है, गिर गया। ठीक है, अब है टैलस क्रीप, ये एक कैसा माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन के फ्लोर पे एट द फुट हिल्स पे इफ देयर इज अ लॉट ऑफ रॉक्स एक्यूमुलेशन, इट इज मूविंग स्लोली, दिस इज नोन एज टैलस क्रीप। ठीक है, इसमें देखो यहाँ दिखेगा आपको, ये देखो ये होता है टैलस क्रीप, ये चीज़ है टैलस क्रीप। देख लो सॉइल क्रीप क्या है, सॉइल जो है धीरे 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 मूव कर रहा है, सो दिस इज नोन एज योर सॉइल क्रीप। ठीक है, चलिए ये डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम को फिर से हम बनाएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लाइड, यहाँ मैं लिखूंगा हीव, यहाँ मैं लिखूंगा फ्लो। ठीक है, मैं कैसे ट्रायंगल बना रहा हूँ, दिस इज ड्राई, दिस इज वेट, दिस इज स्लो, दिस इज फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड, यहाँ पे अर्थ फ्लो, अर्थ ही धंस जाता है, दिस इज मड फ्लो। आपको पिक्चर याद आनी चाहिए, दिस इज सोलिफ्लक्शन, दिस इज योर रॉक स्लाइड, दिस इज योर टैलस क्रीप, दिस इज योर सॉइल क्रीप, एंड देन दिस इज हीव। हीव इज मच 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 मोर स्लोअर। तो इस तरीके से इसको हमको देखना है। अब जैसे ये डायग्राम आपको समझ में आएगा ये खुद ही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ मास वेस्टिंग और ऐसे क्रीप। क्रीप का मुझे पता है कि एक ही मतलब है कि स्लो है। ठीक है, तो फास्ट नहीं है, स्लो है। ठीक है, स्लो है, ठीक है, स्लो है। अब क्या है क्रीप में, स्लो स्पीड विथ रॉक, तो टैलस क्रीप होता है, स्लो विथ रॉक। स्लो स्पीड विथ आइस, आइस के साथ स्लो स्पीड तो हमने देखी नहीं, इसको हटाओ। स्लो स्पीड विथ योर सॉइल, तो हमने सॉइल क्रीप में देखा है कि स्लो स्पीड है। अब कौन से क्रीप की बात कर रहा है, अगेन वेरी डिफिकल्ट टू नो कि कौन से क्रीप की ये क्रीप की बात कर रहा है। तो अभी अगर मैं ज्यूम कर रहा हूँ इसको, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सॉइल क्रीप जैसा है, तो सॉइल क्रीप इज मोर अप्रोप्रिएट है। टैलस क्रीप रॉक के साथ होगा, ठीक है, एंड सॉइल क्रीप आपका सॉइल के साथ होगा। फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट गुड, बट हम डी ही मान के चलेंगे। यूजुअली हम क्रीपिंग में ज़्यादा हम प्रोमिनेंटली सॉइल को देखते हैं, टैलस को इतना नहीं देखते हैं, इसलिए मैंने सॉइल मारा है। ठीक है, चलिए जी, अब है नेक्स्ट है CAPF के क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करना शुरू करेंगे। And if you want to cover entire physical geography in this chapter wise PYQ first method, then you can enroll in our course. Again, same story hai. Every chapter will be covered through PYQs. PYQs of all these 4 exams, it is applicable for all these 4 exams. Every concept will be taught through reverse engineering of PYQ. Notes and reference book will be given, marked. एंड सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स सेल कर दिया तो आपसे कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज देयर आर मोर डाउट्स इन दीज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। हेंस एक्सक्लूसिव टेलीग्राम डाउट क्लियरिंग ग्रुप विल ऑल्सो बी गिवन टू यू. इफ यू विश टू एनरोल, you can text me on Telegram or go to the website and purchase the course.